जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सिद्धार्थ अंकल हैं, तो सिद्धार्थ अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं सिद्धार्थ अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी सारी संगत को और नमस्ते गुरु जी। तो थैंक यू हरप्रीत भैया, आज मुझे फिर से एक बारी मौका देने के लिए। तो हमारी जर्नी गुरु जी के साथ इस जन्म में 2005 में स्टार्ट हुई थी। और 2005 में मेरी नानी गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाती थी। तो उस टाइम पे वो मेरी मदर को भी कहते थे जाने के लिए एम्पायर स्टेट, बट मदर मेरे मानते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, हम तो ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाते। तो वो कहते थे कि नहीं नहीं चला करो, बहुत अच्छा लगता है वहां पे जाके। ऐसा होता है, वो सेवादार होते हैं, लंगर होता है। वो जब भी मिलना उन्होंने बोलना कि गुरु जी के पास चलो। तो एक दिन फ्राइडे का दिन था, तो मेरी मदर नानी के घर गई हुई थी। तो वो उनका गुरुजी के पास आने का दिन होता था फ्राइडे का। उस दिन उन्होंने पूछा कि आज आपने चलना है गुरुजी के पास। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चलती हूँ, देखते हैं चल के क्या है वहां पे। तो जब वो आ रहे थे तो मेरी मदर ने बोला कि उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स भी थी घर पे कि मेरी आप गुरुजी से बात करवा देना। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी ऐसे बात तो करते नहीं है, वो अपने आप बुलाएं तो वो बात करेंगे, हम नहीं करा सकते। तो जब मेरी मदर वहां गई तो अभी गुरुजी अपने रूम में थे। अभी वो बाहर नहीं आए थे एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में। तो वहां पे मदर बैठी हुई थी। तो जैसे ही गुरुजी अपने रूम से निकले रेडी होके, तो मेरी मदर ने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा और वो रोने लगी। अब वो क्यों रो रही थी उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वहां पे बैठे बैठे वो 2 घंटा कॉन्टिन्यूस रोती रही। लंगर हुआ, सब चाय प्रसाद हुआ। उसके बाद जब आज्ञा लेके वो बाहर निकलने लगे, तो गुरु जी ने मेरी मदर को अपना एक छोटी फोटो भेज, मतलब सिंगला अंकल के हाथ अब एक छोटी फोटोग्राफ भेजी। सिर्फ मेरी मदर को दी और वो वापस चले गए अंकल। तो मेरी नानी इतनी ज्यादा खुश हो गई कि आप तो फर्स्ट टाइम आए हो, आपको गुरु जी की फोटो मिल गई। यहाँ पे तो 2-2 साल पुरानी संगत के पास फोटो नहीं है गुरु जी की। तो मेरी मदर को लगा कि इतना तो क्या बड़ी बात हो गई फोटो मिलना। लेकिन वो पहले से जा रहे थे, उन्हें पता था कि क्या वैल्यू है इस फोटो की। तो मम्मी ने घर पे आके फोटोग्राफ दिखाई गुरुजी की कि ये गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे वहां पे होता है, सेवादार होते हैं, गुरुजी आते हैं, लंगर होता है। तो जो गुरु वर्ड सुन के एक माइंड में इमेज बनी कि कोई बड़े से स्टेज पे बैठे होंगे, ऑरेंज कपड़े पहने होंगे। तो वही इमेज मेरे भी माइंड में बनी। तो उसके बाद मुझे ड्रीम आया कि हमारी पूरी फैमिली बड़े मंदिर की जो स्टेयर्स हैं वहां पर बैठी है। और मैं अपने कजन ब्रदर को कहता हूँ कि चल आजा कुटिया पे ना आज्ञा ले आते हैं। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे तो कोई कुटिया है ही नहीं, आप कहाँ जाओगे। तो मेरे साइड से एक अंकल पास हुए, उन्होंने ऑरेंज चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। वो शिव जी की मूर्ति की तरफ से कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में मंदिर भी दिखाया, शिवलिंग भी दिखाया। मुझे ये भी पता था कि कुटिया के अंदर जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ गुरुजी जा सकते हैं, हम तो सिर्फ बाहर से माथा टेक सकते हैं। तब तक मैं मंदिर गया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कौन है गुरुजी। तो वो सब कुछ ये ड्रीम में चल रहा था। तो वो अंकल आगे आगे चल रहे थे। तो वो अंकल कुटिया के अंदर चले गए और मैं बाहर ही खड़ा हो गया। कुटिया के अंदर ड्रीम में मैंने देखा कि एक टेबल है, उस पे शिव जी की फोटो, गुरु जी की फोटो और एक शिवलिंग पड़ा है। तो जैसे कोई परिक्रमा करता है उस टेबल की, तो वो परिक्रमा करने लगे। वो एक तरफ से अंदर गए और जैसी दूसरी तरफ से निकले तो शिव रूप में, पूरे ऊपर से नीचे तक, जैसे हम फोटोग्राफ में देखते हैं शिव जी की फोटोग्राफ्स हैं जैसे, तो वैसे ही पूरे शिव रूप में। और वो कुटिया से बाहर आने लगे। मैं ड्रीम में वहीं पे खड़ा हुआ कुटिया की चौखट पे ही, अब मेरे से वहां से हिला भी ना जाए। तो जैसे जैसे वो मेरे पास आते रहे, मेरी नींद खुल गई और मैं रोने लगा। तब मैं, मेरी एज भी बहुत कम थी, मैं 9 साल का था तब। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं बहुत तेज रोने लगा। फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये क्या, मतलब ये कौन सी जगह थी, क्या है। तो जब मेरी नानी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने बोला ये तो गुरुजी का बड़ा मंदिर का ड्रीम था, और इसको ना गुरुजी के दर्शन कराओ। तो हम फर्स्ट टाइम उसके बाद जा रहे थे।
एम्पायर स्टेट। तो अभी हम मतलब कार में यही बातें हो रही थी कि ये कैसे गुरु है, कोई ऐसे कोई गुरु होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं ये, और ये तो मतलब शाकाल लगते हैं, या जो भी मतलब ऐसे जैसे लोग बातें करते थे पहले, तो वैसी बातें हो रही थी। तो हम सीडीआर चौक तक पहुंचे थे, जो छतरपुर का चौक है, रेड लाइट है। तो वहां तक पहुंचे। अब देखो गुरुजी आप जो बोलते हो वो भी सुनते कैसे हैं और कैसे आंसर करते हैं। तो जो मेरे ब्रदर थे वो कार ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे, वहां पर मारुति कार थी। तो वो ना एकदम से वो रेड लाइट पे खड़े हुए थे हम। रेड लाइट पे खड़े होके एकदम से वो बोल पड़े कि अगर सच्ची में गुरुजी का ड्रीम होगा ना, आया होगा तेरे को, तो आज देखियो गुरुजी ने सेम कपड़े पहने होंगे, ऑरेंज चेक शर्ट और ब्लैक पैंट, जो ड्रीम में मुझे दिखाया था। तो हमने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर हुए, राइट साइड पे गुरुजी कारपेट पे बैठे थे, नीचे ही किसी की शादी का कार्ड पढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा, तो मेरी एकदम से चीख निकल गई गुरुजी को देख के। और मेरी पीछे मासी खड़ी थी, उन्होंने मेरा मुंह पीछे से बंद किया कि गुरुजी ने वो सेम कपड़े पहने थे, ऑरेंज चेक शर्ट और ब्लैक पैंट, जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, और जिसमें गुरुजी ने अपना रूप भी दिखाया, शिव रूप के दर्शन भी कराए। तो मैं एकदम से चीख पड़ा उनको देख के कि यही थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। उसके बाद लाइन में लगे माथा टेकने के लिए। तो मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं आया था, मुझे पता नहीं था कि थोड़ा डिस्टेंस गुरुजी के साथ रखते हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो नीचे बैठे थे तो सारे नीचे झुक के ही माथा टेक रहे थे फ्लोर पे ही। तो मैंने गुरुजी की गोदी में सिर रख के माथा टेका फर्स्ट टाइम। वो किसी की शादी का कार्ड पढ़ रहे थे और पीछे किसी को डांट रहे थे, किसी सेवादार को कुछ कह रहे थे बहुत तेज आवाज में। तो वो फर्स्ट डे था जब मैंने गुरुजी के दर्शन करे, और उस दिन के बाद से कभी भी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद एक के बाद एक मिरेकल्स होते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बारी मंडे का दिन था, और हम मंदिर में जहाँ पे आज समाधि है वहां पे गार्डन हुआ करता था। तो वहां पर मैं, मेरी मासी और मेरी मदर झाड़ू मार रहे थे। तो क्योंकि मंडे को गुरुजी सिर्फ संगत को भेजते थे सेवा के लिए मंदिर में, तो तभी मंदिर खुलता था। मुश्किल से 20 से 25 लोग होते थे, मैक्सिमम होते होंगे तो 50 लोग होते थे बस मंडे के दिन। तो बड़े मंदिर गुरुजी भेजा करते थे कि सेवा करो जाके। तो हमें भी पता चला कि ऐसे जा सकते हैं बड़े मंदिर, क्योंकि पहले बड़ा मंदिर ऐसे खुलता नहीं था, सिर्फ फंक्शन के फंक्शन आप जा सकते थे, या फिर आप मंडे जा सकते थे, और बाकी दिन एम्पायर स्टेट में संगत होती थी। तो हम जब वहां पर गए, तो हमें सेवा मिली वहां पे सफाई करने की। तो जब जैसे हम सुबह पहुंचे, तो जब शाम को 8 बजे मंदिर बंद होने लगा, तो माली भैया ने सबको, सारी संगत को बाहर निकालना शुरू किया कि चलो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, तो बाहर चलो। तो जब हम बाहर जा रहे थे, सारे इकट्ठे ही थे, थोड़ी सी संगत थी, तो सारे 10-15 संगत इकट्ठी सारी बाहर निकल रही थी। हॉल भी बंद हो गया था। तो एकदम से एक आंटी ना शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोलती, वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो शिवलिंग में जहाँ पे वो 3 लाइंस बनी हुई हैं, उसके बिल्कुल नीचे जो स्टार्स हैं, स्टार्स का पूरा बंच ऐसे लग रहा था जैसे पूरे स्टार्स टूट के शिवलिंग के ऊपर गिर रहे हैं। और शिवलिंग के अंदर जो 3 लाइंस है, उसके राइट साइड पे 1 फुट लंबी ज्योत जलने लग गई। ये सब कुछ हमें दिख रहा कि ऐसा हो रहा है शिवलिंग के अंदर। और मतलब मेरा तो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि कुछ देखना, तो मैं तो देख के एकदम से रोने लगा कि मतलब क्या हो रहा है। तो माली भैया आए, उन्होंने फटाफट सबको बाहर निकाला कि नहीं नहीं बाहर चलो, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है। जैसे ही हमने मंदिर के बाहर कदम रखा और पीछे मुड़ के देखा, शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना उसमें स्टार्स, ना उसमें कोई ज्योत जल रही। दोबारा से अंदर एंटर हुए, फिर से दिख रहा कि स्टार्स भी है, ज्योत भी जल रही है। तो जैसे मतलब बचपन था उस टाइम पे, तो जैसे कूद रहे, जैसे जो मंदिर की चौखट है, कभी अंदर जा रहे फिर बाहर आ रहे, फिर अंदर जा रहे बाहर आ रहे, तो ऐसा हो रहा। तो उसके बाद माली भैया ने गुस्सा करके सबको बाहर निकाला, तो हम अपना घर आ गए वापस। तो जोन सी आंटी को फर्स्ट टाइम दिखा था कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है, जिन्होंने हमें बुलाया, वो मुझे थोड़े टाइम बाद मिली।
और उन्होंने बताया कि जैसे मंडे का ये इंसिडेंट हुआ, मंडे के बाद वो थर्सडे को गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट। तो कहती मैंने फर्स्ट अभी तो मैंने कदम ही अंदर रखा एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी एकदम से मेरे को देख के कहते कि तारे आदि पई रोशनी जी जिथे गुरुजी ने दर्शन देते। तो मतलब ऐसी चीजें होती थी पहले कि वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती थी वर्ड्स में। अगर किसी और को हम बताएं तो समझेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टार्स गिर रहे हैं, जोत जल रही है। लेकिन हमने तो विटनेस करी वो चीजें। तो गुरुजी के ऊपर विश्वास धीरे धीरे इतना ज्यादा डेवलप होने लग गया, इतना ज्यादा कि जो भी प्रॉब्लम हो, अब तो प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है कोई भी लाइफ में, जो भी होता है वो तो गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं। लेकिन कोई भी छोटी सी भी छोटी चीज आ जाए, बड़ी से बड़ी चीज आ जाए, लगता है वो तो गुरुजी की लाइफ है, गुरुजी चला रहे हैं। और अच्छा होगा तब भी गुरुजी ने किया, बुरा होगा तब भी गुरुजी ने किया। तो वैसे ही अपना लाइफ चलती रही। उसके बाद इतने सत्संग हुए। एक बारी क्या हुआ, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। अभी कुछ 4-5 साल हो गए। तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, मैंने टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट। तो उसके अंदर आया जो पस कोई कुछ पस सेल्स होते हैं यूरिन में, वो बढ़ने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो वो मेरे पस सेल्स 0 to 2 के बीच में आने चाहिए थे नॉर्मल, लेकिन वो मेरे थे 22। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अच्छा, मैं डॉक्टर के जाने से पहले मैंने ये यूरिन टेस्ट करवा लिया था। यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसके बाद मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और बोला आप कल फिर से यूरिन टेस्ट करवाना, यही वाला रिपीट करना। तो मैंने डॉक्टर की एक डोज दवाई की खाई उस दिन। उसी रात को मुझे ड्रीम आया कि मैं मंदिर में जो हॉल के बाहर जो रंगोली एरिया है, वहां पे जो सिटिंग का जगह बनी हुई है, जो ऊपर बैठने की जगह है, मैं वहां पे बैठा हूँ और संगत चल रही है। अंदर भी संगत है, बाहर भी संगत बैठी है। तो हॉल में से कोई सरदार जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ, शिव जी के दर्शन कर लो। तो जितनी संगत मेरे आसपास बैठी थी वो सारी उठ के अंदर चली गई, और मेरा वहीं पे बैठे बैठे यूरिन पास होना स्टार्ट हो गया, वहीं पे मंदिर के बाहर ही। तो अब मैं वेट कर रहा कि मेरा यूरिन बंद हो तो मैं अंदर जाऊं, शिव जी के दर्शन करूं। सब ये ड्रीम में चल रहा था मेरे। तो थोड़ी देर बाद सारी संगत अंदर चली गई, मेरा यूरिन आना बंद हुआ। मैं कॉफी स्टैंड पे गया, वहां से पोछा लेके आया, वहां पे सारी सफाई करी। उसके बाद हाथ धो के मैं अंदर गया, तो सारी संगत शिव जी की जो मूर्ति है उसको घेर के खड़ी हुई थी और वहां पे माथा टेक रही थी। मैं भी आगे गया, मैंने शिव जी के चरणों में माथा टेका और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। अगले दिन मैंने टेस्ट करवाया, शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के ये चीज कही कि मेरी दी हुई दवाई से ये पॉसिबल नहीं है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन एक डोज में ठीक हो गया हो, क्योंकि जो पस सेल्स मेरे एक दिन पहले 22 थे, वो अगले दिन 2 पे आ गए थे, जो नॉर्मल उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वो डॉक्टर मुझे कह रही थी कि आपने ऐसा क्या कर लिया, क्योंकि मेरी दी हुई डोज इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि आपका यूरिन इन्फेक्शन एक डोज से ठीक हो जाए। तो गुरु जी से तो मांगने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और कभी भी नहीं पड़ी कि गुरु जी से कुछ मांगना पड़े और तब वो देंगे। उनको जब देना है वो तभी देंगे, और जब उनको नहीं देना तो आप नाक रगड़ते रह जाओ, वो नहीं देंगे। तो ऐसे ही मेरी मासी वहां रहती थी मद्रास में। उनको हाथों में एक्जिमा हो गया 4th स्टेज का। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सारे डॉक्टर्स को दिखाई और हर जगह मतलब सर्कुलेट करी। तो सारे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टाटा मेमोरियल भेजा, फोर्टिस भेजा दिल्ली में, वहां पे अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है इसके लिए, उसको भी दिखाया। उन्होंने भी बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है इंडिया में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2006 की, 6 या 7 की, 7 स्टार्टिंग की, हाँ। तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास अभी इसका कोई इलाज नहीं है, 4th स्टेज का एक्जिमा है, तो आपको पूरी लाइफ ग्लव्स पहन के काम करना पड़ेगा और आपको पानी में हाथ नहीं डालना। अब किसी के लिए भी पूरी लाइफ बिना पानी में हाथ डाले तो बहुत मुश्किल चीज है। तो हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। तो हमने उनको बताया कि आप यहाँ पे आ जाओ,
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनको भी दिखा लो। तो वो मानती नहीं थी, वो कहती थी मैं तो आती नहीं, आप वो किसी और गुरुओं के पास जाती थी। तो अब वो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में इंडिया आ गई, और यहाँ पे सॉरी दिल्ली आ गई चेन्नई से। तो जब वो दिल्ली आई तो फर्स्ट टाइम वो और मेरी कजन सिस्टर और मेरे मामा एम्पायर स्टेट जा रहे थे। तो एम्पायर स्टेट जब वो एंटर हुए तो गुरुजी जो किचन के, पता नहीं आप में से कोई एम्पायर स्टेट गया हो, गुरुजी की किचन के बाहर एक कबर्ड था। गुरुजी उसके ऊपर लेग्स फोल्ड करके बैठ जाते थे। जैसे गुरुजी सैर करके आते थे शाम को, तो वहीं पे गुरुजी बैठ जाते थे ट्रैक सूट में, या कभी ट्राउजर पहना, शर्ट पहनी, और वहां पे लेग्स फोल्ड फोल्ड करके गुरुजी बैठते थे। तो मेरी मासी और मेरी कजन सिस्टर सामने जाके बैठ गई, और उस टाइम पे वो साईं बाबा को बहुत मानते थे। तो वो दोनों आंखें नीचे करके बैठी हुई, क्योंकि डर बहुत लगता था गुरुजी के सामने, तो जा भी नहीं सकते थे। तो वहां पे फर्स्ट टाइम गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इतना डर क्यों लग रहा है। उन्होंने ना धीरे धीरे जैसी अपनी आंखें ऊपर करी, तो गुरु जी की जगह साईं बाबा, जो शिरडी में जो पूरा दरबार है साईं बाबा का, वो पूरा दरबार उनके सामने आ गया कि गुरु जी की जगह पे साईं बाबा बैठे और पीछे पूरा शिरडी का दरबार। दोनों ने एकदम से डर के आंखें नीचे कर ली कि ये क्या हो गया एकदम से। तो दोबारा उन्होंने आंखें ऊपर करी तो गुरु जी उन दोनों को देख के हंस रहे। तो इतनी देर में गुरुजी अपने कबर्ड से नीचे उतरे, अंदर गए, चोला चेंज करके वापस आए, अपना गद्दी पे बैठे, पूरा संगत हुई। संगत खत्म होने के बाद जब आज्ञा लेने का टाइम था तो गुरुजी लेग्स फोल्ड करके अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। तो मेरी मासी ने जैसे ही हाथ आगे करे माथा टेकने के लिए, गुरुजी ने उनके हाथ पकड़ लिए दोनों, अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, और पूछने लग गए कित्थों आई हैं। तो उन्होंने बोला गुरुजी मैं मद्रास से आई हूँ। अच्छा अंकल की कर देने तेरे? तो उन्होंने बताया कि रेक्सीन की फैक्ट्री है गुरुजी। अच्छा एक कुड़ी है तेरी, अदा ब्याह करना है? कह रहे नहीं नहीं गुरुजी, ये तो अभी पढ़ाई कर रही है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही गुरुजी 10 मिनट तक बातें करते रहे उनसे। 10 मिनट बाद उनके हाथ छोड़े और बोलते चल जा ऐश कर। और वो बता रही कि गुरुजी के हाथ ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई कॉटन पकड़ ली हो, इतने ज्यादा गुरुजी के सॉफ्ट हैंड्स थे। तो गुरुजी ने बोला चल जा ऐश कर। उसके बाद से उनका एक्जिमा बिल्कुल खत्म हो गया। जो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, गुरुजी ने 10 मिनट सिर्फ उनके हाथ पकड़े और उनको बोला चल जा ऐश कर, और वो उनका एक्जिमा खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स भी गुरुजी ने करे, जो गुरुजी कहते भी होते थे कि चमत्कार कोई नमस्कार है। और आ, मतलब हाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए तो चमत्कार करना बहुत जरूरी भी था। अगर गुरुजी ना करते तो पता ही नहीं हम विश्वास करते भी या ना करते। तो ऐसे ही फिर गुरुजी के मिरेकल्स मतलब होते रहे। एक बारी मेरी मासी कोई गुरुजी के पास बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट, गुरुजी की चेयर के पीछे। तो पहले गुरुजी संगत को अपने आसपास बिठा लेते थे, अब तो चेयर से थोड़ा दूर बैठती है संगत, तो आसपास पूरी संगत बैठी होती थी। तो मेरी मासी गुरुजी को पीछे से देख रही कि सारे गुरुजी के हाथ, कोई हाथ प्रेस कर रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। तो वो मन में सोच रही कि गुरुजी तो सिर्फ जिन्होंने हीरे पहने होते हैं या गोल्ड पहना होता है उन्हीं से ही अपनी ना सेवा करवाते हैं। तो मन में सोच रही कि गुरुजी हमारा भी मन करता है, कभी आप हमें तो बोलते नहीं हो कि अपने लेग्स प्रेस करने के लिए या हैंड प्रेस करने के लिए। वो मन में सोच रही। तो जब आज्ञा लेने का टाइम आया, वो पीछे से उठ के आगे आई। तो गुरुजी ने ना अपने दोनों, एक हाथ और एक पैर उनके ऐसे आगे कर दिया दबाने के लिए। तो वो 5 मिनट 10 मिनट तक वो प्रेस करती रही। 5 मिनट बाद गुरुजी कहते हुन रज गई है। तो उन्होंने स्माइल करा और गुरुजी का माथा टेका और बाहर आ गए। तो ऐसे गुरुजी एक एक जो कहते होते थे बिन बोले या सब कुछ जानता, वो तो वाकई में हमने देखा। उस बहुत संगत ने देखा। आज भी अभी जो आंटी पहले सत्संग कर रही थी वो भी बता रही थी कि कैसे गुरुजी इंस्टेंटली सुन रहे हैं इतनी संगत की। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर की शादी को 6 साल हो गए थे और उनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, सारे टेस्ट करवा लिए, मतलब लाखों रुपए खर्च कर दिए टेस्ट में, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो भी 6 साल से परेशानी चल रही थी, कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ।
लेकिन गुरुजी के ऊपर भी विश्वास पूरा था कि जब करेंगे गुरुजी करेंगे। तो मुझे याद है भाई दूज का दिन था, 2014-15 की बात होगी। हाँ, तो भाई दूज का दिन था। और मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि बड़े मंदिर में मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मैं और मेरे जीजू बड़े मंदिर में खड़े हैं। गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना है और अपनी चेयर पे बैठे हैं और हाथ से पंजीरी का प्रसाद बांट रहे हैं। तो सिर्फ मेरी सिस्टर को पंजीरी दी अपने हाथ से और कहते टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। इतना बोल के हम म्यूजिक रूम की तरफ से, जहाँ पे झूला है, झूला और कुटिया, वहां पर आ गए। तो मैं ड्रीम में ही मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी इसको बोलो टेंशन मतलब, तो गुरुजी ने बोल दिया है अब तो होना ही होना है, अब तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। इसके बाद एक हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर कंसीव कर लेती है। इस इंसिडेंट के बाद जब वो अल्ट्रासाउंड कराती है, उसके एक हफ्ते के बाद, तो पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में दो हार्ट बीट्स आ रही हैं। तो डॉक्टर ने बोला आपके तो ट्विंस होंगे। और जब उनकी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के टाइम जैसे डिलीवरी हो गई, तो डॉक्टर ने मेरी सिस्टर से पूछा कि आपको पूछना नहीं है कि आपका क्या हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है। तो मेरी सिस्टर ने बोला नहीं मुझे पता है कि एक लड़का हुआ है एक लड़की हुई है। तो डॉक्टर ने बोला आपको कैसे पता? कह रही है मुझे पता है। तो उसके पूरे 1 साल के बाद गुरु जी ने एक लड़का दिया एक लड़की दी, और आज वो 5 साल के हो गए दोनों बच्चे, और वो कनाडा में सेटल हो गए हैं। वो देखो जब गुरु जी देते हैं तो वो मतलब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी चीज को। वो कहाँ बच्चे हो नहीं रहते, हुए भी तो गुरुजी ने एक झटके में पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी। और वो है भी आज कनाडा के अंदर, पता नहीं कब तक गुरुजी उनको वहां रखते हैं। तो सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं। अभी मेरे पास टाइम है क्या हरप्रीत अंकल? हाँ जी सिद्धार्थ, आप और सत्संग सुना सकते हो। हाँ जी। तो एक बारी मैंने एक बारी मेरा ऐसी पेपर था 2017 में, इंटरनेशनल लॉ का। तो मैंने लॉ करी हुई है, तो मेरा 5th सेमेस्टर का पेपर था इंटरनेशनल लॉ का, और मेरा सेंटर पड़ा था ग्रेटर नोएडा में। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कार में जा रहा था। तो उस दिन हमें यमुना बैंक में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया। पता नहीं किस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। तो मेरा पेपर शुरू होना था 10 बजे, और मैं 9 बजे तक अभी यमुना बैंक के जाम में ही था। वहां पे हमने गूगल पे देखा कि जो सेंटर पे पहुंचने का टाइम है वो 11 बजे दिखा रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार आज तो पेपर गया, अब तो ये इसमें तो बैक लग जाएगी और अगली बार ही देना पड़ेगा अब तो ये पेपर, नेक्स्ट सेमेस्टर में। उसने बोला चल कोई नहीं, ट्राई तो करते ही हैं, अब पहुंच गए जितना भी, कोशिश करेंगे जितना लिखा जाएगा 2 घंटे में। तो उसने भी फटाफट कार भगाई, जैसी जाम क्लियर हुआ हम फटाफट कार भगाई और सेंटर पे पहुंचे। तो पूरे 11 बजे हम सेंटर पे पहुंचे, और बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि हमें तो था कि 10 बजे तक पेपर हो गया स्टार्ट, सारे अंदर थे। बाहर पूरे सेंटर पूरा खाली। हमने फटाफट कार लगाई, भाग के अंदर गए। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था ना, तो थोड़ा थोड़ा ना शोर हो रहा था हर क्लास के अंदर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था यार पेपर चल रहा है, लोग बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचा, मैंने इन्वेजिलेटर जो थे उनसे पूछा कि पेपर नहीं शुरू हुआ। वो कहते नहीं पता नहीं क्या हुआ, पेपर आया ही नहीं अभी तक। मैंने बोला पेपर नहीं आया मतलब? कह रहे पता नहीं क्या हुआ, अभी तक पेपर ही नहीं पहुंचे हमारे सेंटर पे। तो मैं बड़ा हैरान कि यार 10 बजे का पेपर, 11 बज गए, अभी तक पेपर ही नहीं आए। तो जैसे ही मैं जाके बैठा, मुश्किल से 5 मिनट अभी पास हुआ तो पेपर आ गया। तो पेपर आया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने पेपर दिया, हम बाहर आ गए। तो मेरे फोन्स पे इतनी सारी मिस कॉल्स मेरे दूसरे फ्रेंड्स की, क्योंकि उनका सेंटर दूसरे स्कूल्स में पड़ा हुआ था। उसको मैंने फोन किया, मैं बोला क्या हो गया? तो कहता यार तुम्हारा किसी का फोन ही नहीं लग रहा था, 1 घंटा हो गया पेपर खत्म हुए। मैंने बोला 1 घंटा हो गया, हमारे यहाँ पे तो पेपर ही नहीं पहुंचे थे 11 बजे तक। कह रहे नहीं हमारे सेंटर पे तो 10 बजे पेपर स्टार्ट हो गया था। तो आप ये देखो, मैं लेट हो गया था तो गुरुजी ने वहां पे पेपर ही नहीं पहुंचाया सेंटर तक, और 1 घंटा पेपर आगे हो गया। और जिस फ्रेंड के साथ मैं गया था सेंटर पे, उसने, वो गुरुजी के पास नहीं जाता, उसने मेरे को बाहर निकलते ही पता क्या चीज बोली, इसलिए कहते हैं शुक्र किया करो। अभी वो चीज तो मैंने गुरुजी से मांगी भी नहीं थी कि गुरुजी मेरा पेपर छूट रहा है
या क्या, या कुछ भी नहीं, मैंने तो गुरुजी को बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से पूरे सेंटर का पेपर 1 घंटा लेट करा दिया। तो ऐसे तो पता ही नहीं कितने गुरुजी के मिरेकल्स। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट, हाँ, एक सत्संग सुनाता हूँ। मेरी बुआ का मेरी बुआ को अभी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। अभी 15 दिन पहले की बात है। उनको कॉन्स्टिपेशन हुई, और इतनी ज्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई थी कि मतलब उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। उन्होंने बीएल कपूर में किसी डॉक्टर को दिखाया। उसने बोला आप तो इमीडिएटली एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपके बॉडी में जो है इन्फेक्शन बन रहा है, इसकी वजह से जो पेट में सारा स्टूल आपका जमा हो गया है उसकी वजह से इन्फेक्शन बन रहा है। तो वहां पे जाके उन्होंने एनीमा किया। एनीमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर्स ने बोला आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, लेप्रोस्कोपी से हम आपका पूरा स्टूल क्लियर करेंगे। उन्होंने लेप्रोस्कोपी करी। लेप्रोस्कोपी उनकी फेल हो गई। उसके अंदर कोई भी वो नहीं हुआ, पेट क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ओपन स्टमक सर्जरी कर दी उनकी। ओपन स्टमक सर्जरी करने के बाद उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे डालने के बाद नेक्स्ट डे हमें बोल दिया कि इनकी तो हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि इनका जो ब्लड था वो पानी बनने लग गया और उनकी बॉडी में पूरा पानी इकट्ठा होने लग गया। उनके जो पैर थे वो इतने ज्यादा पानी से भर गए कि वहां से स्किन बर्स्ट होके पानी बाहर आने लगा। मतलब बॉडी में से जगह जगह बर्स्ट होने लग गई स्किन, और पानी बाहर आने लगा। तो हमने एम्स में भी पता किया, सफदरजंग पता किया, हर जगह उनका वो दिखाया, समरी दिखाई, सबने मना कर दिया कि नहीं इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, हम लेके क्या करेंगे। इवन की छोटे छोटे नर्सिंग होम्स ने भी मना कर दिया कि आप हम नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है। बीएल कपूर वालों ने भी बोल दिया था कि मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन बस, और आप इनको घर ले जाओ, हम भी यहाँ पे आपका रोज का 1.5 लाख रुपए का खर्चा है वेंटिलेटर का, तो आप क्यों बेयर कर रहे हो जब उनमें कुछ है ही नहीं। डॉक्टर ने ये चीज हमें बोली। तो हम सारे प्रिपेयर्ड थे कि ठीक है अब तो जो होना है वो तो होना ही है। तो वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया था। तो मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद की बोतल लेकर गया था। मम्मी ने मुझे बोला जल प्रसाद लेकर आई हो तू, वो ना बुआ को देते हैं। तो उनको जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद पिलाया। नेक्स्ट डे डॉक्टर आया, उसने बोला कि ना इनकी बॉडी में पता नहीं क्या हुआ, सडनली जो इन्फेक्शन था वो 40% कम हो गया है, तो अभी आप ना रुक जाइए। ये बात इसने बोली सुबह, शाम तक उसने वेंटिलेटर उतार दिया। अगले दिन कहता हालत और इम्प्रूव हो गई, उसने जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया आईसीयू से। उनको बिल्कुल होश भी आ गया, उनके अंदर जो पानी बन रहा था ब्लड वो भी ठीक हो गया। और जो ब्लड पानी बन चुका था उसकी वजह से ब्लड लेवल उनकी बॉडी में कम हो गया, फिर से उनको ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाया गया, उसके 2 दिन बाद डॉक्टर से छुट्टी दे दी कि ठीक है अब ये ठीक है, इनको घर ले जाओ। और 7 जुलाई वाले दिन मैं मंदिर से वापस आ रहा था सेवा करके, मेरे को मेरी मदर का फोन आया कि बुआ को ना नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया है। और वो कहती पता है तेरे को, डॉक्टर ने मेरे को फर्स्ट पहली चीज आके क्या बोली रूम में, कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हो। ये कह रहे इनको तो ठीक ही नहीं होना चाहिए था, ये इनकी तो हालत ऐसी थी कि ठीक हो ही नहीं सकते थे, ये ठीक कैसे हो गए। वो डॉक्टर खुद कह रहा है बीएल कपूर का, जिसने जवाब दे दिया था कि ये मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 दिन, उसने बोला कि ये ठीक कैसे हो गए, मैं तो खुद हैरान हूँ। आप पूजा किस चीज की करते हो। तो आप ये देखो, गुरु जी से तो कभी कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने जिसको ठीक करना है वो उनको तो कर ही देना है। वो एक जैसे एक शब्द भी चलता है मंदिर में कि गुरु मेहर दी नजर, जद मारे वही रहमत हो जावे। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं ये तो, कि जिसपे उनकी एक बारी नजर पड़ गई उसको तो उन्होंने बिल्कुल तार ही देना है। तो तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग फिनिश करूंगा, और कभी मौका मिले तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो थैंक यू हरप्रीत अंकल, आज मुझे मौका देने का। थैंक यू गुरु जी।